नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 जनवरी सन 2025। सूर्योदय आज सुबह 7:13 पर होगा तो वहीं सूर्यास्त आज शाम 5:35 पर होगा। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश में नए साल का जश्न, मुंबई दिल्ली से बेंगलुरु तक जश्न, लाल चौक पर जुटे लोग। तो वहीं वाराणसी में 2024 की आखिरी गंगा आरती की गई। नए साल पर हरियाणा वाले हो जाएं कड़ाके की ठंड के लिए तैयार, फिर बन रहे हैं बारिश के आसार, बताएंगे ताजा मौसम का हाल। नए साल पर बदलेगा सब कुछ, 1 जनवरी से लागू होंगे LPG से लेकर PF तक के नए नियम, ये रहेंगे बड़े नियम। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड इन शहरों में बेचेगा फ्लैट और प्लाट, ई नीलामी की तारीखें हुई घोषित। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब इस तारीख तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जल्द खत्म होगा 16 लाख उम्मीदवारों का इंतजार, हरियाणा SSC CET परीक्षा करवाने की तैयारी में, जानिए ताजा अपडेट। ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी, अभय को उत्तराधिकारी बताया, CM सैनी बोले उनके रास्ते पर चलेंगे। तो वहीं नड्डा ने जिंदा दिल इंसान बताया, राकेश टिकैत बोले परिवार एक हो। नीट UG 2025 सिलेबस जारी, NTA ने रिलीज किया नोटिस, चेक करे सब्जेक्ट वाइज एग्जाम सिलेबस। स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी, लगातार चौथी तिमाही कोई बदलाव नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ी, 5,000 रुपये तक लेट फीस लगेगी, पहले 31 दिसंबर थी आखिरी तारीख। और दुनिया भर में 2025 का ग्रैंड वेलकम, UAE में जमकर आतिशबाजी, जंग से जूझते रूस ने भी किया नए साल का स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड अपने पैर पसार चुकी है और इससे इंसान, पशु पक्षी हर कोई बेहाल नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सुबह से लेकर रात तक ठंड से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सर्द हवाओं ने माहौल को और भी ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है। आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि नए साल का शुभारंभ धुंध के साथ होगा। विभाग द्वारा 3 जनवरी तक राज्य में शीतलहर की संभावना बताई गई है, जिससे कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान अंबाला और करनाल दिन के सबसे ठंडे जिले रहे। मौसम विभाग द्वारा इस सप्ताह हल्की बरसात की संभावना बताई गई है। वहीं 1 जनवरी 2025 से यानी आज से इसका असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मौसम में होने वाली बरसात फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलों के लिए यह वरदान से कम नहीं होगी। प्रदेश में कुछ इलाकों में 4 और 5 जनवरी को बारिश के आसार बन सकते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल इन मोटर मैकेनिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इन पदों के लिए इच्छुक है तो अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। हेड कांस्टेबल के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा पास व मोटर मैकेनिक में IT प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा साथ ही 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। वहीं कांस्टेबल के पदों के लिए मोटर मैकेनिक में IT प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल व 3 साल का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष हो सकती है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2025 रहेगी। हरियाणा सरकार द्वारा 24 फसलों को MSP पर खरीदने की घोषणा की गई थी, जिसका नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है। किसानों को अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और मंडी में MSP पर अपनी फसल बेच पाए। जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वह जल्द से जल्द अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पात्र किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अब 20 जनवरी 2025 तक पंजीकरण करवा पाएंगे। उसके बाद किसान सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि किसी किसान ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है तो उसे किसी भी प्रकार की सरकारी आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी, न ही वह अपनी फसल को MSP के भाव पर बेच पाएगा। अगर किसी भी किसान ने पट्टे पर जमीन लेकर फसल उगाई है तो वह भी पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET की प्रतीक्षा कर रहे 16 लाख युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार इस साल फरवरी के लास्ट में परीक्षा करवाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC युवाओं की शिकायतों के समाधान के लिए भी जनवरी में पोर्टल खोलेगा। साथ ही जनवरी में समाधान कैंप भी लगाए जाएंगे। आयोग की तरफ से विज्ञापित 8,922 भर्तियों की परीक्षा जल्द प्रारंभ होने जा रही है। इनमें 5,000 पुरुष पुलिसकर्मी तो वहीं 600 महिला पुलिसकर्मी और 66 जिला व अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। जबकि 2,811 पदों के लिए 11 भर्तियां
की जानी है। इनके एग्जाम शेड्यूल जारी हुए थे मगर हो नहीं पाए। इन सबकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। 10वीं कक्षा पास करते ही युवाओं को आयोग के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। योग्यता के मुताबिक आवेदन के लिए मैसेज भेजा जाएगा। जनवरी में आयोग की तरफ से ग्रीवेंस पोर्टल भी खोला जाएगा। इसके अलावा जेबीटी के लिए स्क्रूटनी जल्द शुरू होगी। अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। इसके लिए आयोग काम कर रहा है। हरियाणा के 5 बार सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा मंगलवार 31 दिसंबर को सिरसा के चौटाला गांव में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, सीएम नायब सिंह सैनी, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी पहुंचे। उन्होंने चौटाला के हरियाणा की राजनीति में दिए गए योगदान को याद किया। सभा में ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर 5 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसके अंत में ओम प्रकाश चौटाला का अभय चौटाला को इनेलो का उत्तराधिकारी घोषित करने का पुराना वीडियो भी दिखाया गया। इस सभा में किसान नेता राकेश टिकैत ने पूरे परिवार को एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का ही नारा है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए परिवार को इकट्ठा होना चाहिए। सभा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ओम प्रकाश चौटाला का पूरा जीवन खुली किताब रहा है। उन्होंने हरियाणा के लिए संघर्ष किया, विकास को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने गौरवशाली जीवन व्यतीत किया और हमें दिशा देकर गए। ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है। उन्होंने समाज हित में अपना पूरा योगदान दिया। वे हमें रास्ता देकर गए हैं। हम सब उस पर मिलकर चलेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, ओम प्रकाश चौटाला बहुत ही महान व्यक्ति थे। वह 5 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हरियाणा के पानी के लिए जो संघर्ष किया है वह इतिहास में लिखा हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी के अवसर पर सभा के अंत में शोक संदेश पढ़ते हुए अभय चौटाला ने कहा, आज हम सभी हमारे महान नेता, संघर्षशील, मेहनती और गरीब मजदूर की आवाज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने आए हैं। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से हमारे परिवार के शुभचिंतक, दोस्त और रिश्तेदार पहुंचे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है। वो ताकतवर हाथ था। उन्होंने मुझे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, सही गलत चीजों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तानकर खड़ा होना सिखाया। उनके जाने का दुख मुझे कितना हो रहा है इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अभय ने आगे कहा कि आम आदमी के हितों के लिए उनकी चिंता, पार्टी के लिए उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के लिए उनका नजरिया किसी से छिपा नहीं है। आखिरी क्षण तक वह लोगों की चिंता करते थे। इस उम्र में भी वह इसी चिंता में लगे रहे। इस उम्र में आदमी अपनी सेहत की चिंता करता है, लेकिन चौटाला साहब गाँव-गाँव जाकर लोगों से मिल रहे थे। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर याद थे। उन्होंने कभी घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। उनके रहते हुए हरियाणा की अर्थव्यवस्था शिखर पर थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उनकी कार्यशैली की तारीफ की थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान HSSC अध्यक्ष ने कई अहम फैसलों की जानकारी दी। हरियाणा में ग्रुप C का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही थी कि ग्रुप D के खाली पदों को भरा जाए। उम्मीदवारों का कहना है कि ग्रुप D में लगे हुए उम्मीदवार ग्रुप C में जा चुके हैं, जिसकी वजह से ग्रुप D के पद रिक्त हो चुके हैं। ऐसे में लगातार यह मांग उठ रही है कि ग्रुप D के खाली पदों को भी CET स्कोर के आधार पर भरा जाए। इस बारे में अध्यक्ष ने बताते हुए कहा कि ग्रुप D की वेटिंग लिस्ट जनवरी के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की ओर से राज्य में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की ई नीलामी की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यह नीलामी नई संशोधित नीति के अनुसार की जाएंगी। इसके लिए 9, 23 और 31 जनवरी की तारीख तय हुई है, जबकि दूसरी बार नीलामी 10, 20 और 28 फरवरी को होगी। वहीं विभिन्न जिलों में ई नीलामी के लिए अलग अलग तारीखों यानी तिथियों का शेड्यूल जारी किया गया है। हाउसिंग बोर्ड के एक प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित तारीख पर सुबह 10 बजे से ई नीलामी शुरू कर दी जाएगी। ई नीलामी पोर्टल hbh.gov.in से की जाएगी। उन्होंने बताया कि बयाना राशि ई नीलामी की तारीख से एक दिन पहले शाम 5 बजे तक जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि संपत्ति की शेष 75% धनराशि का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 100 दिन के भीतर ब्याज मुक्त या फिर 3 वर्ष की 6 माही किस्तों द्वारा भुगतान ब्याज सहित करने का प्रावधान रहेगा। इससे संबंधित ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172 352 0001 और 9101 96 और 63 549 10 157 पर संपर्क किया जा सकता है। ई नीलामी जो कि 9 जनवरी और 10 फरवरी 2025 को होंगी, वो फतेहाबाद, रोहतक, रतिया, सिरसा, झज्जर, हिसार और टोहाना में होने जा रही हैं। आमतौर पर हर महीने की 1 तारीख को कई नियमों में बदलाव किए जाते हैं, जिनमें EPFO से लेकर बाकी बदलाव शामिल है। अब की बार 1 जनवरी से नया साल शुरू हो चुका है और इस दिन से कई बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे। इन बदलावों से आपके ऊपर काफी प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। 1 जनवरी यानी आज 2025 से अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। प्रमुख ऑटो कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और BMW ने अपनी गाड़ियों की कीमत 3% तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार द्वारा राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए भी एक अहम नियम जारी किया गया है। 31 दिसंबर 2024
2024 तक जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई होगी, ऐसे राशन कार्ड को नए साल से रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है तो उसे तुरंत करवा लें। नए साल से अब ईपीएफओ के पेंशन भोगियों को काफी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि अब वह देश भर के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन को निकलवा पाएंगे। इसके लिए आपको ज्यादा वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नए साल से ईपीएफओ खाता धारक एटीएम के माध्यम से भी अपनी जमा राशि को निकलवा पाएंगे। सरकार जल्दी ही इस विषय में नए बदलाव लागू करने वाली है। अगर बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे जल्दी से जल्दी निपटा लें, क्योंकि जनवरी महीने में 11 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलता है। अब की बार एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। हाल ही में आरबीआई द्वारा किसानों के लिए भी एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब किसान बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। इससे पहले यह सीमा 1,60,000 रुपए निर्धारित की गई थी। बदले हुए ये नियम आज यानी 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर 36 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पंजाब सरकार को अब 3 दिन की मोहलत मिल गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इसकी सुनवाई की, जिसमें पंजाब सरकार ने कहा कि कल पंजाब बंद था, जिस वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा एक मध्यस्थ ने भी आवेदन दिया है कि जिसमें कहा गया है कि अगर यूनियन हस्तक्षेप करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समय मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया। इस अवमानना मामले की अगली सुनवाई अब 2 जनवरी यानी कल होने जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिसंबर की सुनवाई में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया था। 1 जनवरी 2025 यानी आज से यूपीआई से जुड़े हुए कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जिनका आप पर सीधा असर पड़ना तय है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं को लेन देन में होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब यूजर्स पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे भेज पाएंगे। इसके अलावा और भी कई चीजें यूपीआई में शामिल हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की लिमिट को बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है। 1 जनवरी 2025 से ये नियम लागू हो जाएंगे। इसके जरिए उपभोक्ता हर रोज 10,000 रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे। इससे पहले इसकी लिमिट 5,000 रुपए निर्धारित की गई थी। हालांकि फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसे स्मार्टफोन ऐप के जरिए लेन देन की लिमिट अभी भी पहले की तरह ही रहेगी। साधारण स्थिति में उपभोक्ता हर दिन 1 लाख रुपए और मुश्किल स्थिति में 5 लाख रुपए तक की पेमेंट कर पाएंगे। साल 2024 में लॉन्च हुआ यूपीआई सर्कल फीचर 2025 यानी इस साल से सभी यूपीआई सपोर्टेड प्लेटफॉर्म पर मान्य हो जाएगा। वर्तमान में भीम यूपीआई के यूजर्स इसका लाभ उठा पा रहे हैं। साल 2025 आखिर आ ही गया। देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। इससे पहले वाराणसी के दशाश्वमेध घाट और अयोध्या के सरयू घाट पर 2024 की आखिरी आरती की गई। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर बड़ी संख्या में लोग नया साल मनाने के लिए जमा हुए। दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक लोग जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में ठंड के बावजूद लोग घरों से बाहर हैं। पंजाब के अमृतसर में लोगों ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेककर नए साल का आगाज किया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में देर रात बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में लोगों ने गुब्बारे उड़ाकर नए साल का स्वागत किया। मुंबई के मरीन ड्राइव पर रात 12 बजे पटाखे फोड़कर नए साल का स्वागत किया गया। जनवरी 2025 का आगाज हो चुका है। इस महीने 12 साल के बाद प्रयागराज यानी महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। 13 जनवरी यानी मकर संक्रांति से शुरू हो रहा सबसे बड़ा आयोजन 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसी महीने 26 जनवरी को देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस भी मनाएगा। दुनिया भर में साल 2025 का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। यूएई की फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर शानदार लेजर शो और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। वहीं जंग से जूझते रूस ने भी नए साल का स्वागत किया। भारत में लोगों ने कड़कड़ाती ठंड के बाद भी बाहर निकलकर एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। भारत से पहले चीन, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे देशों में नए साल का आगाज हुआ। जापान में परंपरा के मुताबिक नए साल पर बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटियां बजाई गई। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में पारंपरिक आतिशबाजी देखने को भी करीब 10 लाख लोग पहुंचे। वहीं मेलबर्न में नए साल पर यारा नदी के किनारे जमकर आतिशबाजी हुई। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहला प्रमुख शहर बना जहां साल 2025 ने दस्तक दी। साल के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 109 अंक की गिरावट के साथ 78,139 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बिना किसी बदलाव के 23,644 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 में तेजी और 22 में गिरावट रही। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा यानी 1.44% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक ने बाजार को नीचे गिराया, जबकि कोटक महिंद्रा, आईटीसी और रिलायंस ने सेंसेक्स को ऊपर खींचने का काम किया। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट
गोल्ड का भाव 32 रुपए घटकर 76,162 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी का भाव 1158 रुपए कम होकर 86,017 रुपए पर पहुंच गया। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,250 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 77,710 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे और अंत में चलते चलते आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।